हाय किड्स, एज यू से कि हमको एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज चाहिए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया हाईलाइट सीरीज एंड यू सेड कि वाईटी पे स्टार्ट करना, तो आई ऑलरेडी स्टार्टेड। नाउ यू कैन सी मैं पहला चैप्टर पढ़ा रही हूँ तुम्हारी एनसीईआरटी 12th का। देख पा रहे होगे तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हाँ, एज यूजुअल जो नहीं जानते मुझे, मैं काशवी हूँ, तुम्हारे अनअकैडमी पे टीचर हूँ, सीबीएसई 12th को पढ़ाती हूँ। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज के साथ। चलो पहली बात करेंगे हम, मैं पेन ले लूँ जब तक। लेट मी टेक अ पेन। ये पेन चलेगा, चलो चलो। पहला है फ्लावर। क्या है फ्लावर? नहीं, ऐसी क्या चीज है फ्लावर? फ्लावर एक बहुत सुंदर, कह सकते हैं बहुत सुंदर एक ऑर्गेनिज्म कह सकते हो आप इसे। आप कह सकते हो ना, सुंदर एक तरीका होता है अपने फीलिंग्स को बयां करने का। तो वही चीज हम अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे तुम देख सकते हो, जैसे देख पा रहे होगे, पहली लाइन है तुम्हारी, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। All flowering plant show sexual reproduction. Looks at the diversity. देखो तुम्हारे आसपास कितने सारे फ्लावर्स हैं। तुम अभी जाओ बाहर, किसी भी थोड़ी देर कदम रखो, इतने सुंदर फ्लावर, कोई पर्पल होगा, कोई रेड होगा, कोई येलो होगा, कोई ब्लू होगा, कोई पिंक होगा, कोई रेड होगा, व्हाइट होगा, मतलब ऑल वेराइटीज आर अवेलेबल। नाउ यू कैन सी ना, मतलब अब वो क्या करते हैं, ऐसा वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। नाउ यू कैन सी द वेराइटीज। जब आप वेरिएशन देख पाते हो कभी, तो तभी भी जब भी आपके पास बोला जाए कि आप वेरिएशन देख पा रहे हो किसी भी चीज में, क्यों? ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसी ना किसी चीज में वेरिएशन हो रही है, क्योंकि आप देख पाते हो कि हर किसी का इन्फ्लोरेंस टाइप जो होता है वो अलग होता है, फ्लावर्स अलग होते हैं, फ्लोरल पार्ट्स अलग होते हैं, क्यों? ड्यू टू द वेरिएशन। सो एन अमेजिंग रेंज और अडेप्टेशन। अब वो हर फ्लावर ऐसा तो है नहीं हर जगह तुम्हें मिलेगा। कोई फ्लावर यहाँ मिल रहा है, तुम्हें साउथ इंडिया में जाओ वो नहीं मिलेगा, यहाँ से जाओ अमेरिका में तुम्हें वो नहीं मिलेगा, जो अमेरिका में मिल रहा है तुम्हें वो यहाँ नहीं मिलेगा। अब वहीं पे दुनिया भर की उनकी अडेप्टेशन है। अब वही बात करें, अब हमें एंड प्रोडक्ट से मतलब है। अब ये तो है नहीं कि ना हमें क्या, हमें तो एंड प्रोडक्ट से मतलब है ना। तो वही वाली बात है। तो पहला एंड प्रोडक्ट हम क्या देखते हैं? फ्रूट्स। जानवर लोग खाते हैं, बंदर तुम देखोगे फ्रूट्स के लिए। ऐसे ही सीड्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वही वाली बात करो, स्टेम का कुछ लोग बना के खाते हैं, कोई पत्तियों का कुछ बना के खाते हैं। तो मतलब तुम देख पा रहे हो, एक प्लांट के अंदर इतनी सारी चीजें होने के बाद भी हम सब चीज को खा पाते हैं। अब वही मैं बात करूँ फ्लोरल्स की। अब फ्लोरल्स का क्या होता है? फ्लोरल्स तुम्हारा एक है फैसिनेटिंग ऑर्गन। मतलब फैसिनेटिंग मतलब बयां करने के लिए यूज होता है, क्या? तुम्हारी फीलिंग्स को। लेट मी टेक अ ब्लू पेन। देखो, फ्लोरल्स जो तुम्हारे फ्लावर्स हैं आर ऑब्जेक्ट फॉर एस्थेटिक। आजकल तो दुनिया में एस्थेटिक या एस्थेटिक हो रहा है भाई, एस्थेटिक या एस्थेटिक है, तो वही वाले हम क्यों यूज करते हैं? ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। तुम देखोगे पुराने जमाने में ऑर्नामेंट्स बनाते थे। इवन आजकल की लड़कियां भी फूलों को गूंथ गूंथ के बना रही होती है। तुमने देखना कभी बना देती, इतने सारे फूल होते हैं, टियारा बना देती है, कभी हाथ के वो बना देती है, देखा होगा तुमने। ऑर्नामेंट्स है, ऐसे ही हम सोशल में भी यूज करते हैं, कभी किसी को जेस्चर देने के लिए तो यूज कर दिया। ऐसे ही रिलीजियस में यूज करते हैं, हम पूजा वगैरह करते हैं, देखा होगा हम फ्लावर्स चढ़ाते हैं। ऐसे ही कल्चरल वैल्यू भी यूज करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं यहीं तक सीमित है आपका फूल। आपको कोई आएगा फूल देगा, क्यों? क्योंकि वो अपनी क्या चाहता है? फीलिंग को एक्सप्रेस करना। तो यही वाली बात है कि आप क्या कर सकते हो, इसे ह्यूमन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे कि लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मोर्निंग एक्सेट्रा। खुश मत हो जाना, तुम्हें इन सबसे दूर रहना है, क्योंकि तुम्हें पढ़नी है 12th, तुम्हारे हैं बोर्ड्स। अब तुम देखोगे तुम्हें कहाँ कहाँ मिलता है ये, तुम्हें मिलते हैं होम्स में मिलता है, तुम्हें गार्डन्स में मिलता है, ऐसे ही तुम्हें हर जगह पे मिल जाएंगे ये जाके। अब तुम्हें इसके बारे में पढ़ना। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने अभी हाल ही में पढ़ा था कि तुम्हारा एक क्वेश्चन बनता है कि तुम्हारा फ्लावर क्या है। एज अ बायोलॉजिस्ट की नज़र में फ्लावर फीलिंग से लेना देना नहीं है, फ्लावर्स को रिलीजियस चीज से लेना देना नहीं। ऐसा क्या है? उसे मतलब है कि तुम्हारा फ्लावर क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बायोलॉजिकल लोगों की नीड है। जो बायोलॉजिकल लोग देखते हैं ना फ्लावर को, एज अ फीलिंग नहीं देखते। वो देखते हैं कि वाओ क्या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वाओ क्या एम्ब्रियोलॉजिकल का स्ट्रक्चर है, हमें इसकी स्टडी करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो, हाँ, ये तुम्हारा फूल का स्ट्रक्चर है। तुम्हारा क्या है? फूल है ये फूल। अब तुम्हें इस फूल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसकी मैं बात करूँ तो दिस इज फ्लावर। ये फ्लावर है, तुम्हें दिख रहा है कैसा है? बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। जब भी आपको मेल और फीमेल सेम पार्ट पे मिलते हैं, समझना मेरी बात, जब भी आपको मेल और फीमेल एक जगह मिलते हैं तो वो क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। मीनिंग मीनिंग मेल प्लस फीमेल ऑन द सेम फ्लावर, ऑन द सेम फ्लावर।
अब ऐसी तो बात है नहीं कि बाइसेक्सुअली बोल सकते हो आप इसे, इनके लिए कुछ सिनोनिम भी होते हैं। अगर मैं बात करूँ सिनोनिम की तो आप इसे क्या क्या कह सकते हो, होमोथेलिक। होमोथेलिक का मतलब भी यही होता है, समझे मेरी बात। एक और है तुम्हारा मोनोशियस। क्या, मोनोशियस। स्पेलिंग में भी गलत हो जाए तो इग्नोर इट, बस तुम्हें समझ आना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दिस इज मोनोशियस। अब मैं वही बात करूँ, ये तुम्हारी कंडीशन है। अब मोनोशियस मतलब दोनों एक प्लांट में, डायोशियस डिफरेंट प्लांट। डी डी याद कर सकते हो, डायोशियस मतलब डिफरेंट फ्लावर पे मिलेगा, मोनोशियस एक ही फ्लावर पे मिलेगा। चलो बात करते हैं आपके फूल की। ये जो तुम्हें फूल दिख रहा है, मैं जब भी बच्चे को पढ़ाती हूँ तो आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ फ्लावर, आई से दिस अ फूल। दिस इज वॉट योर फूल, आप फूल की स्टडी करने वाले हो। अगर मैं बात करूँ तो दिस इज स्टिग्मा। नॉर्मल सी बात है, स्टिग्मा क्या है, ये है क्या, स्टिग्मा एक फीमेल पार्ट है। क्या है हमारा, यदि मैं फीमेल पार्ट की बात करूँ तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों चीजों को मिलके बनता है, ये सबको पता है। अगर मैं स्टिग्मा की बात करूं तो स्टिग्मा पे आपका क्या होता है, स्टिग्मा पे आपका होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। समझो मेरी बात को, पॉलन आएगा, इस पे गिरेगा, क्या होगा, पॉलन का पिस्टल पर आके इंटरेक्शन होगा। क्या होगा, इंटरेक्शन। अभी मैं 2-3 टर्म्स आपको सिखाऊंगी, अभी वेट करो। पिस्टल क्या होता है ये सब इसके लिए चर्चा करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। आई एम देयर फॉर यू। अब ऐसे ही मैं बोलूँ एंथर, एनसीईआरटी में एंथर के बारे में क्या लिखा है, जो भी एनसीईआरटी में लिखा है सब यही लिख देंगे, समझो मेरी बात। जो भी एनसीईआरटी में सब यहीं पे लिख देंगे। एंथर इज व्हाट, योर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। क्या है तुम्हारा, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, मतलब इसके अंदर 2 लोब तुम्हें मिलेंगे। समझ में आई। ओवरी से क्या बनता है, फूल की बात कर रहे हैं तो ओवरी से तुम्हारा क्या बनता है, ओवरी से बनती है तुम्हारा फ्रूट। कुछ बच्चों को ओवरी और ओव्यूल में फर्क नहीं पता होता है, तो जो बाहर का तुम्हारा है दिस इज ओव्यूल। जो बाहर तुम्हारा बेसिकली ओव्यूल से तुम्हें क्या मिलेगा, नॉट बाहर का स्ट्रक्चर, तुम अभी भूल जाओ इसे, क्योंकि तुम्हारी फ्रूट के अंदर ही सीड मिलता है। तुम्हें यदि याद हो तो तुम्हारी ओवरी के अंदर तुम्हें ओव्यूल मिलेगा, तो तुम समझ सकते हो कि ओव्यूल से हमारा क्या बनता है, सीड बनता है। किसी को याद नहीं होता है कि ओवरी से, तो ओवरी में आ रहता है, फ्रूट में आ रहता है, आपको याद हो जाएगा। ओवरी से आपका क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। फीमेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्टाइल हमारा कुछ नहीं है, स्टाइल हमारी से स्टाइल मारने के लिए चीज होती है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। समझ में आई। ऐसे ही मैं पेटल्स की बात करूं, पेटल्स एक ऐसी चीज है जिससे हमारा क्या होता है, हमारे पॉलन जो देते हैं तुम्हें क्या कहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। पॉलन क्या करेंगे, पेटल्स नथिंग बट योर अट्रैक्शन पार्ट, अट्रैक्टिव पार्ट है ये। किसके लिए, पॉलन अट्रैक्टिव पार्ट है, किसके लिए, तुम्हारे पॉलिनेटर्स के लिए। किसके लिए, पॉलिनेटर्स के लिए। जैसे कोई भी होगा, तुम्हारी हनी भी ऐसे तो भिन भिनाती आएगी नहीं, ऐसे तो वो अपने आप से आएगी नहीं। कब आएगी, जब उसे कुछ अट्रैक्टिव दिख रहा होगा। तुम भी तो कहीं तभी जाओगे ना जब तुम्हें लगेगा कि भाई यहाँ तो कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो रहा है, खड़े हो जाते हो ना जाके अपनी गलियों में। वही कहानी इनके पास भी है। चलो आगे की बात करते हैं। हाँ, फिलामेंट और तुम्हें पता ही है, फिलामेंट इज नथिंग बट अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट। सेम है, ये भी लॉन्ग और सिलेंडर पार्ट है। इसमें तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, बस लंबा से लंबा पार्ट है। ओके हो गया ये। चलो इतनी बात समझ आई। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड है, एक एनसीईआरटी ने लाइन लिखी हुई है तुम्हारे में, एनसीईआरटी ने लाइन लिखी हुई है कि तुम्हारा फिलामेंट जो है, समझना मेरी बात, फिलामेंट जो अब तुम्हारा अटैच है वो डिस्टल पार्ट से अटैच है। किससे अटैच है, डिस्टल पार्ट पे। चला गया ये रहा। तुम्हारा जो ये है ये किससे अटैच है, डिस्टल पार्ट से अटैच है। दिस इज व्हाट योर डिस्टल पार्ट। अगर मैं वही बात करूं तुम्हारा मेल पार्ट, अब डिस्टल पार्ट कहाँ से अटैच है, एंथर से। फिलामेंट का डिस्टल पार्ट एंथर से अटैच है। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, डिस्टल पार्ट। और वही मैं बात करूँ प्रॉक्सिमल एंड की, ऐसे ही उन्होंने लिखा है प्रॉक्सिमल एंड जो है इसका, किसका, आपके फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा हुआ है, थैलेमस से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन आस्क्ड है, बहुत बार पूछा जाता है कि किससे जुड़ा हुआ है, तो ये थैलेमस से जुड़ा हुआ है। पी प्रॉक्सिमल पार्ट थैलेमस से जुड़ा है, डिस्टल पार्ट आपका एंथर से जुड़ा है। इतनी बात समझ में आई, कोई नई बात नहीं बताइए। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब मैंने वो बता दिया है। अब 2-3 चीजें मुझे बतानी है एक्स्ट्रा विदाउट द एनसीईआरटी, तो यदि आपको लिख सको तो आप अपनी एनसीईआरटी में साइड में लिख लेना, बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, एक फ्लावर के अंदर 4 वोल्स होते हैं, क्या होते हैं, 4 वोल्स, 4 तरह की समूह में मिलने वाली चीज होती है, जैसे 4 वोल्स मिलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही, 4 वोल्स। पहला है तुम्हारा कैलिक्स, फर्स्ट इज व्हाट, कैलिक्स। अब कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स इज नथिंग बट योर सेपल्स। ये जो तुम ग्रीन ग्रीन पार्ट देखते हो ना, एक बर्ड के ढकने वाली, जो बर्ड है तुम्हारी ऐसे रहती है, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कवरिंग मिलेगी, तो दिस इज योर सेपल। क्या करती है, बर्ड का प्रोटेक्शन करती है। क्या करती है, बर्ड को प्रोटेक्ट करती है। लिख सकते हो अगर नहीं लिखा नहीं पता तो, बट इजी है, सबको पता होता है। वही मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ तो कोरोला,
कोरोला कलर, समझो मेरी बात, कोरोला क्या है, कलरिंग पार्ट है। तो कलरिंग पार्ट तुम्हारे फ्लावर में क्या मिलेगा, पेटल्स विल बी योर कलरिंग पार्ट। तो याद रखो, कैलिक्स, सेपल, कोरोला, व्हाट विल बी योर पेटल्स। पेटल्स क्या करेंगे तुम्हारे, कैसे होते हैं पेटल्स की मैं बात करूँ तो ब्राइट कलर के होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, अभी मैंने जैसे बताया अट्रैक्टिव होते हैं ये, ठीक है। अब तुम्हारा यही पार्ट है जो तुम्हें फ्रेग्रेंस देता है, फ्रेग्रेंस से पार्ट भी यही होगा तुम्हारा, क्या देगा, फ्रेग्रेंस देगा। अपनी एनसीईआरटी में आप नोट कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड पार्ट की मैं बात करूँ, थर्ड और फोर्थ पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें याद रखना है। पहला पार्ट है एंड्रोशियम, क्या पार्ट है, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। इसकी मैं बात करूँ, दिस इज व्हाट योर मेल पार्ट, क्या है ये, दिस इज योर मेल पार्ट, ठीक है, मेल पार्ट है ये तुम्हारा। तुम्हें क्या मिलेगा इसमें, इसके अंदर तुम्हें मिलेगा फिलामेंट, इसके अंदर तुम्हें मिलेगा फिलामेंट प्लस एंथर। अब मैं वही बात करूँ तुम्हारा फोर्थ एंड लास्ट पार्ट, व्हाट इज गाइनोशियम, क्या बात करोगे, गाइनोशियम की बात करोगे तुम। गाइनोशियम क्या है तुम्हारा, अब तुम्हें समझ आ गया, तुम्हारा एंड्रोशियम यदि मेल है तो ये क्या होगा तुम्हारा, फीमेल पार्ट होगा। अब इसके अंदर तुम्हें क्या मिल रहे हैं, एसओएस मतलब स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, स्टाइल स्टिग्मा एंड ओवरी विल बी योर फाउंड इन दिस पार्ट, करेक्ट मेरी बात। अब इस पार्ट को आप एक और नाम से भी जानते हो, अगर नहीं पता है तो इसको आप कार्पेल भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो आप, इसे कार्पेल भी कह सकते हो। कार्पेल और कोरोना में परेशान मत होना, इसे आप कार्पेल भी कह सकते हो। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। प्रोडक्टिव वर्ड थी आपकी कुछ। अच्छा एक और बात, एक और बात, इसे आप, इसको तो आप कार्पेल कह सकते हो, इसको आप स्टेमन भी कह सकते हो, क्या कहोगे, स्टेमन कहोगे। आगे जाके तुम्हें पता चलेगा तुम इसे पिस्टल भी कह सकते हो, मतलब तुम्हारे पास एक नाम के लिए 1000 नाम है, समझो, एक नाम के लिए तुम्हारे पास 1000 नाम है, तुम्हें हजारों नाम याद होने चाहिए। मतलब एंड्रोशियम, स्टेमन तुम्हारा मेल पार्ट है, गाइनोशियम, पिस्टल और कार्पेल तुम्हारा फीमेल पार्ट है। आप इसे लिख सकते हो। चलो एनसीईआरटी की हाईलाइट में है तो बाकी आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा, much before the actual plant seen on plant, the decisive that plant is going to flower take place, तुम्हें मतलब नहीं, several hormonal and the structural changes are initiated which led to differentiate the further development of the floral primordial. Floral primordial is nothing but जब तुम्हारी फ्लोरल जो होता है, फ्लावर होता है, बर्ड से स्टेम पूरा का पूरा फ्लावर बन जाता है, मतलब एक प्लांट के अंदर वो इतना सा जो है वो स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो जाए, तो दिस इज द फ्लोरल प्राइम। इनिशियल स्टेज को आप फ्लोरल प्राइमोडियल कहते हो, जो पूरी चलती है आखिरी तक। तो जब आपके किसमें सेवरल हार्मोनल चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जब आपका फ्लोरल प्राइमोडियल क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है और डेवलपमेंट करता है, तब जाके आपको एक फूल मिलता है। इनफ्लोरेसेंस आर फाउंड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर। समझ आई, इनफ्लोरेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड, बर्ड से लेकर फ्लावर तक की कहानी। इन द फ्लावर द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द एंड्रोशियम अभी जो मैंने बताया एंड द गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप्स। यही दो पार्ट है जिनकी तुम स्टडी करोगे पूरे चैप्टर के अंदर। यू रिकलेक्ट द एंड्रोशियम कंसिस्ट अ होल ऑफ स्टेमन, ये लिखा हुआ, स्टेमन का होल होता है रिप्रेजेंटिंग मेल रिप्रोडक्ट, गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टर। अभी मैं जो बता कर आई, नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ, एक्स्ट्रा लिखवा देती हूँ मैं तुम्हें, यहाँ पे याद हो जाएगा। जिससे एंड्रोशियम है तुम्हारा, जिसको आप स्टेमन भी कहते हो, क्या होता है, मेल पार्ट होता है। दिस इज व्हाट मेल पार्ट। क्या क्या मिलेगा तुम्हें इसके अंदर, चाहे रह गया। अब इसके अंदर तुम्हें क्या क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा एंथर और तुम्हें मिलेगा व्हाट, फिलामेंट। अच्छा फिलामेंट की मैंने बात बताई थी, तो आपका डिस्टिल कहाँ से जुड़ा होता है, डिस्टिल पार्ट और प्रॉक्सिमल पार्ट। डिस्टिल पार्ट आपका जुड़ा होगा एंथर से, समझना, डिस्टिल पार्ट जुड़ा होगा आपका एंथर से, प्रॉक्सिमल जुड़ा होगा आपका थैलेमस से। ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एंथर की मैं बात करूँ तो एंथर कैसा स्ट्रक्चर है आपका, एंथर की मैं बात करूँ तो एंथर कैसा स्ट्रक्चर है आपका, बाइलोब्ड। कैसा स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, लिख देती हूँ मैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। आगे जाके आप करोगे कि ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कैसा है, डाइथीकस है। कैसा है, डाइथीकस। कुछ चीज़ें मैं आगे बता रही हूँ ताकि आपको इजी पड़े। अब वहीं मैं फीमेल की बात करूँ, चलो यहाँ पे मेल पार्ट तो हो गया, गाइनोशियम। गाइनोशियम इज नथिंग बट योर फीमेल पार्ट, जिसको आप क्या कहते हो, क्या कहते हो, कार्पल कहते हो। दूसरी टर्म क्या थी, कार्पल टर्म थी इसकी। क्या है आपका, फीमेल पार्ट है। अब इसके अंदर आपको क्या मिलता है, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, यही लिखा था, स्टाइल स्टिग्मा एंड ओवरी, तीनों चीज़ें मिलती हैं आपको। ये यहाँ पे डिस्कस कंक्लूड हो चुका है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं याद रखना, जो मैंने बता दिया है वो तुम एनसीईआरटी में साइड में लिख सकते हो, तुम्हें याद हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
इम्पॉर्टेंट, ये है सब इम्पॉर्टेंट। हाईलाइट यहाँ से करोगे तुम, इससे ज़्यादा अब मैं बता सकती हूँ। तुम्हें देख पा रहे होगे कि शो द टू पार्ट है तुम्हारे स्टीमन में। एक है लॉन्ग और सिलेंड्रिकल, एक कैसा है लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल जिसको आप कहते हो फिलामेंट। एक है टर्मिनली जर्नली बाइलोब स्ट्रक्चर, आपका क्या है एंथर में। अब पॉइंट टू बी नोटेड, कलर चेंज कर रही हूँ जरा मैं इसका आपके हाईलाइटर का, इससे याद रहेगी जो मैंने लाइन बताई वो यहाँ लिखी हुई है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस, यही बता कर आई थी। और द पेटल ऑफ द फ्लावर, नॉर्मल सी बात है। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमन एंड वेरिएबल, अब तुम्हारे स्टेमन के जो फिलामेंट है, ये स्टेमन ये जो होता है फिलामेंट, अब हर किसी की अलग अलग साइज होता है। किसी का तो तुम देखोगे फिलामेंट इतना छोटा है, किसी का इतना बड़ा है, किसी का इतना छोटा हो गया, किसी का इतना बड़ा, मतलब वेरीज तुम्हें अलग अलग मिलेगी। इफ यू वर कलेक्ट टू स्टेमन ईच, अब 10 फ्लावर से तुम्हें बोला है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम करना हो तो कर लेना, तुम्हारे ऊपर है। बाकी पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर आते हैं कि टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब, अभी यही बताया था जो तुम देख पा रहे हो ये स्ट्रक्चर अपनी स्क्रीन पे, दिस इज बाइलोब। ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ऐसा, ये आपका बाइलोब है। तो दिस इज बाइलोब विद ईच लोब हैविंग टू थीका, मतलब तुम्हें पेन से बता के दिखाती हूँ, पेन मिल जा पेन। ये तुम देख पा रहे हो, ये तुम्हारा बाइलोब स्ट्रक्चर है, दिस इज योर, ये तुम्हारा कुछ इस तरह से बाइलोब स्ट्रक्चर है। इसको तुम कहते हो बाइलोब स्ट्रक्चर, 1 2 बाइलोब स्ट्रक्चर, मतलब 1 ये बाइलोब, ये 2 बाइलोब। इसके अंदर तुम्हें दो दो थीका मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे तुम्हें मिलेगा एक थीका, दूसरा थीका, तीसरा थीका एंड द फोर्थ वन थीका। तो यही तुम्हारे क्या है बेसिकली बाइलोब, तुम्हारे दो लोब है, उसके अंदर भी तुम्हारे पास दो पॉकेट्स हैं। मतलब समझो, मैं दोबारा समझा रही हूँ किसी को समझ ना आया हो तो, ये तुम्हारा दो क्या है बाइलोब स्ट्रक्चर है। कलर डायग्राम बन गया जरा, इरेजर 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 इरेजर। चलो मैं ऐसे ही इंजॉय करके पढ़ाती हूँ, अगर लग रहा हो कि मैं कर रही हूँ तो थोड़ा कर सकते हो आप। ये आपका क्या है, ये आपका बाइलोब स्ट्रक्चर है, ये 1 लोब, ये द सेकेंड लोब, ये तुम्हारा दूसरा लोब, तो 2 लोब हैं तुम्हारे पास। अब तुम देखोगे कि इसके अंदर तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें दो दो पॉकेट्स मिल रही है, मतलब ये एक पॉकेट, ये दूसरी पॉकेट, ये तीसरी पॉकेट एंड दिस इज द फोर्थ वन पॉकेट। तो 4 पॉकेट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसी रीजन से आप इसे क्या कहते हो, 1 लोब के अंदर तुम्हें डाइथीकस मिलेगा, एक लोब, 2 थीका, 4 तुम्हारे, एक लोब हुआ तो 2 थीका, 2 लोब होंगे तो कितने थीका, 4 थीका मिलेंगे, तो इसलिए टेट्राथीकल तुम्हारी कंडीशन में आ जाता है। चलो एनसीईआरटी हाईलाइट करते हैं वापस से, ठीक है, एनसीईआरटी हाईलाइट करेंगे। ये है तुम्हारा दे आर डाइथीकस, ठीक है। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, एक तुम्हारे बीच में तुम्हें दिखेगा जो तुम्हें ये जो चीज है तुम्हें क्या कर रहा है, दोनों को अलग अलग कर रहा होगा ऐसे, इस कंडीशन में तुम्हारी अलग करती है। लेट अस अंडरस्टैंड वेरियस टाइप, द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, दिस इज जो तुम देख रहे हो, दिस इज वन द ट्रांसवर्स सेक्शन। तो तुम देख पा रहे हो कि हर चीज क्लियरली देख पा रहे हो। एंड द एंथर इज क्या 4 साइडेड है, 4 साइडेड है, जो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बताया इसको टेट्रागोनल कहोगे। यही जो स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बना के दिखाया है, ये तुम देख पा रहे हो 1 2 3 एंड द फोर्थ। तो ये जो तुम देख पा रहे हो ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया है, तो इसी को इन्होंने टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहा है। स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग, अब इसके अंदर भी क्या मिलेंगी तुम्हें, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगी। क्या मिलेंगी, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगी, जो कि तुम्हें ईच लोब में मिलेंगी। कहाँ पे, 2 इन ईच लोब, मतलब एक जो ये पॉकेट है तुम देख पा रहे हो, जो पॉकेट है इनको आप क्या कह रहे हो, माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हो। समझ में आई, जो ये जो तुम्हारी थीका मतलब पॉकेट, अब हर पॉकेट का नाम क्या है तुम्हारा, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो तुम्हारा यदि एक लोब होगा तो कितने तुम्हारे माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। कितने होंगे, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। बट मैं वही बात करूं कि आपके कितने लोब है, 2 लोब है, तो कितने हो जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे। अब ये ध्यान रखना कि जो तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजिया है वही आगे बढ़कर क्या बनाएगा, पोलन सैक बनाएगा, नॉट पोलन। आगे बढ़ के क्या बनाएगा, यही डेवलप पोलन सैक बनाएगा, जिसके अंदर बेसिकली बोरी बनाएगा पोलन को भरने के लिए। सैक का मतलब होता है बोरी, तो इस तरह से याद रख सकते हो, पोलन सैक बनाएगा मतलब बोरी बनाएगा तुम्हारे लिए पोलन को रखने के लिए। माइक्रोस्पोरेंजिया लिख रही हूँ मैं, माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप्स किसमें, तुम्हारा पोलन सैक में, ठीक है, बोरी बनाएगा बोरी। कहानी समझ आई, इतनी इतनी कहानी समझ आई, मुझे लगता नहीं अब तुम्हारे इस स्ट्रक्चर को चलो दोबारा से
स्ट्रक्चर है भाई, स्ट्रक्चर तो खाली छोड़ेंगे नहीं, अब इसको भी सुंदर बनाएंगे हम। तो कैसा स्ट्रक्चर देख पा रहे हो तुम? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। कैसा स्ट्रक्चर देख पा रहे हो? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर तुम देख पा रहे हो। कैसा है ये डिस्टल पार्ट तुम्हारा किससे जुड़ा है? एंथर से फिलामेंट का। फिलामेंट का तुम्हारा प्रॉक्सिमल पार्ट किससे जुड़ा होगा? थैलेमस का। इसे इतनी बार रिपीट करोगे तुम्हारे मुंह पे रट जाए चीजें, इस तरह से पढ़ा करो। अब बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है तो कैसा होगा? डाइथीकस होगा। कैसा होगा? डाइथीकस होगा। नॉर्मल सी बात है, ये कोई नई बात नहीं बताई। तो कितने टोटल थीका है तुम्हारे? अगर मैं पूरे एंथर की बात करूँ, पूरे एंथर की बात करूँ तो तुम्हारे पास कितने थीका है? 4 थीका है तुम्हारे पास। कितने थीका है? 4 थीका है तुम्हारे पास। कहानी समझ आ गई? अब मैं एक बात बोलूँ फिलामेंट का, तो क्या है तुम्हारा? लॉन्ग और सिलेंड्रिकल पार्ट। लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पार्ट, दैट्स अ थिंग। अब इसके ज्यादा तुम्हें कुछ याद नहीं रखना है। तुम्हें इस पूरे पेज पे क्या याद करना था? कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब स्ट्रक्चर है। कैसा है? डाइथीका है। 4 थीका आपको इसके अंदर मिलेंगे, जिसको आप क्या कहते हो? टेट्रागोनल कहोगे। क्या कहोगे? टेट्रागोनल कहोगे। ये भी लिख लो, एनसीईआरटी ने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है। वहीं मैं बात करूँ आपका क्या, वन लोब माइक्रोस्पोरेंजिया में भी मेरे हिसाब से दिख नहीं रहा होगा आपको 4 थीका और टेट्रागोनल, बट समझ सकते हो आप कि 4 थीका। यहाँ लिख देती हूँ कि कैसा स्ट्रक्चर है। 4 थीका आपका टेट्रागोनल है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो लिखा है मैंने वही लिखा है तुम्हारे सामने। इससे ज्यादा मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ। और एक लोब के अंदर तुम्हें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे, तो 2 लोब है तो कितने मिल जाएंगे? 4 लोब मिल जाएंगे। नॉर्मल मैथ्स है, कुछ नहीं याद रखना। माइक्रोस्पोरेंजिया तुम्हारा आगे जाके क्या बनाएगा? पॉलन सेक बनाएगा। ये कहानी थी इस पन्ने की, इससे ज्यादा तुम्हें याद नहीं रखना, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द एंथर पैक्ड विद पॉलन, अब तुम्हें पता है कि एंथर के अंदर तुम्हारे क्या है? बोरी बन रही है तुम्हारी एक। तुम तो सोचो कि तुम एंथर के अंदर बोरी बना रहे हो, तो तुम्हें किस चीज की बोरी बना रहे हो? पॉलन की। तो नॉर्मल सी बात है, क्या मिलेगा तुम्हें एंथर के अंदर? पॉलन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पॉलन्स मिलेंगे। अब पॉलन कैसे? पॉलन ग्रेन मिलेंगे। तुम देख पा रहे हो। और डाइजेंस की मैं बात करूँ तो क्या होता है, जब आपका एंथर फूटने की कंडीशन में होता है, बेसिकली बर्स्ट करता है, तो पॉलन उड़ जाते हैं। देखा होगा ये बंद है, अब उसके अंदर पॉलन बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बर्स्ट कर जाएगा, तो अब पॉलन आसमान में उड़ने लग जाएंगे। तो लाइन ऑफ डाइजेंस यही है, जहां से आपको क्या होगा? पॉलन के लिए आपका एंथर जो है बर्स्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? इस जगह पे बर्स्ट हो जाता है, ताकि आपके जो पॉलन है हवा में उड़ जाए, ठीक है। अब यदि तुमने सुना होगा तो न्यूयॉर्क में पॉलन येलो येलो कर देता है पूरा मौसम। वो यही है कि डाइहेसेंस का पीरियड होता है, किसका? आपके एंथर का। तो वो येलो येलो आसमान पूरा हो जाता है। देखना, कभी नहीं लिखा है तो सर्च कर लेना, न्यूयॉर्क पूरा येलो येलो हो जाता है। तो ये आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। पेन चेंज करना है मुझे। यही मैं बोलूँ तो पहले क्या था? माइक्रोस्पोरेंजिया ही क्या बनाता है आपका? माइक्रोस्पोरेंजिया ही आगे जाके क्या बनाएगा? तुम्हारा पॉलन सैक, पॉलन के लिए बोरी बनाएगा। ये हम कंक्लूड कर कर आए थे। अब इसके अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं पेन से ही हाईलाइट कर रही हूँ, हाईलाइटर मैं करती रहूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शनल टिपिकल माइक्रोस्कोप अब सर्कुलर इन आउटलाइन, ठीक है। इन जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल। कितनी वॉल? 4 वॉल से सराउंडेड होता है ये आपका। पहला नंबर 1 पॉइंट जो तुम्हें पता होना चाहिए, पहली का नाम क्या है? एपिडर्मिस। बाहर वाली का नाम एपिडर्मिस। एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टेपेटम। टेपेटम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर जो तुम्हें याद रखनी है। जो 3 वॉल है तुम्हारी स्टार्टिंग की, मतलब कैसे कैसे लिखा हुआ है? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, सब लिखा हुआ है। एपिडर्मिस पहली है, ये दूसरी है अंदर की, ये तीसरी है। इन तीनों का काम क्या है? इन तीनों का काम है तुम्हारा प्रोटेक्शन करना। किसका? ये काम करती है प्रोटेक्शन का प्लस डाइहेसेंस का। डाइहेसेंस का लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया। थ्री लेयर परफॉर्म फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डाइहेसेंस ऑफ द एंथर, रिलीज द पॉलन। ये 3 काम ये करती है। बट मैं वही बात करूँ आपके टेपेटम की, टेपेटम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द ऑल टाइम। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इनर मोस्ट लेयर है आपकी इज टेपेटम। क्वेश्चन पूछेंगे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, इनर मोस्ट टेपेटम। क्या करती है? नरिशमेंट का काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, क्या करेगी? नरिशमेंट करेगी। अब कभी भी ध्यान रखना, कोई भी आपका पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, आपको कोई भी नरिशमेंट कर रहा है तो उसके पास क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये अपने दिमाग में डाल लेना कि इट नरिशेस द, तुम्हारे क्या डेवलपिंग पोलन ग्रोथ को नरिश करेगी। इसके पास क्या होता है? पजेस डेंस साइटोप्लाज्म। जो भी चीज नरिशमेंट कर रही है, जैसे तुम्हारे सर्टोरी सेल है, वो भी नरिशमेंट करते हैं तुम्हारे स्पर्म का, उसमें भी क्या मिलेगा तुम्हें? क्योंकि उसके पास क्या होता है? सर्टोरी सेल के पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। जब भी आप देखोगे कोई चीज नरिशमेंट कर रही है तो उसका मतलब है कि उसके पास क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म है। एंड जनरली है मोर देन 1 न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ध्यान रखना, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है स्ट्रक्चर।
समझो मेरी बात। अब यहीं पे तुम लिख सकते हो कि टेपेटम का काम क्या है, नरिशमेंट का प्लस क्या होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अब मैं इसे एक जगह सिंक्रोनाइज करके लिख देती हूँ। बेसिकली कहता है एक जगह लिख देती हूँ कि आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, कहाँ पेन का है मेरा, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, आपकी इमेच्योर स्टेज है। दिस इज व्हाट योर इमेच्योर स्टेज, क्या है, इमेच्योर स्टेज है। अब मैच्योर होने के बाद क्या बन जाएगी, जब ये मैच्योर हो जाएगी तो क्या बन जाएगी, पॉलन सैक बन जाती है। दिस इज व्हाट योर मैच्योर स्टेज है। अब इसके पास कितनी लेयर होती है, इसके पास तुम्हारी होती है 4 लेयर्स। कितनी, 4 लेयर्स होती हैं। वहीं मैं बात करूँ क्या काम करती है, एपिडर्मिस है, तो ये तुम्हारी चारों लेयर के नाम है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम, ये सारी 4 लेयर हैं। पहली 3 का काम है प्रोटेक्शन करना और डाइजेस्ट कराना। वहीं पे लास्ट वाली काम का काम क्या है, जो इनर मोस्ट है उसका काम है नरिशमेंट कराना और तुम्हारा क्या करना, और कैसा होता है वो, डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा उसमें तुम्हें, यहाँ पे लिख सकते हो आप, साथ साथ क्या मिलेगा, डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा और कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। इतनी बात समझ में आई, इससे ज्यादा कुछ समझना नहीं है इसमें। अच्छा मैं वही बात करूँ कुछ एक्स्ट्रा चीजें टेपेटम के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा चीजें टेपेटम के बारे में मैं बताती हूँ। टेपेटम आप ऐसे लिख सकते हो, कोने में अपने एनसीईआरटी के कहीं भी लिख सकते हो जहाँ पे आपकी जगह मिले। टेपेटम वैसे कैसे सेल मिलते हैं, पिरामिडल सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं आपके, पिरामिडल सेल होते हैं, ये ध्यान रखना, कैसे सेल होते हैं, पिरामिडल सेल होते हैं। नरिशमेंट का काम करते हैं, ये तुम्हें पता चल गया। इसका 4 काम है, नरिशमेंट का काम करना। क्यों करते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब वहीं पे ये एक चीज रिलीज करता है, या कह सकते हैं एक चीज बनाता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या बनाता है, स्पोरोपोलेनिन, सबसे इंपॉर्टेंट है स्पोरोपोलेनिन। अब इसका काम क्या है, ये है आज तक का हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या है ये, आज तक का हार्डेस्ट, क्या है तुम्हारा, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, इसे आज तक ऐसी कोई भी एंजाइम नहीं बनी है जो इसे आज तक डिग्रेड कर पाए। यही एक ऐसी चीज है जो देखी जाती है आपके किस चीज के लिए, जब आपका कोई भी आपका फॉसिल मिलता है पोलन, तो यही रीजन है कि आपके फॉसिल में क्या मिलता है, आपको स्पोरोपोलन। आपका पोलन खराब नहीं होता सालों सालों तक, यही रीजन है, क्योंकि क्या है, इसके ऊपर एक स्पोरोपोलेनिन की कोटिंग होती है। बस इसी रीजन की वजह से आपका पोलन जो है हजारों हजारों साल तक या सालों सालों तक बचे रहते हैं। अब वहीं पे एक ये एंजाइम रिलीज करती है, कैलेस एंजाइम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं करी, मैं बता रही हूँ। इसका आगे रोल तुम्हें पता चलेगा जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की कहानी स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान रखना कि जो तुम्हारा व्हेन द एंथर इज यंग, जब तुम्हारा एंथर यंग होता है, एक कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल होता है जिसको आप कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू, सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरिजियम में तुम्हें मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कहाँ पे, इस जगह पे तुम्हें कहीं क्या मिल रहा है, यहाँ पे कहीं तुम्हें क्या मिलेंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू मिलेंगे। क्या मिलेंगे तुम्हें, स्पोरोजीनस टिश्यू मिलेंगे। ठीक है, इतनी कहानी समझ आई। और स्पोरोजीनस टिश्यू का बहुत बड़ा रोल है, जब तुम आगे जाके पढ़ोगे स्पोरोजीनस टिश्यू बहुत बड़ा रोल निभाएगा। अभी मैं बताती हूँ कैसे। एक स्पोरोजीनस टिश्यू से, चलो यही बता देती हूँ, पेन ले लेती हूँ दूसरा। देखो मैं बताती हूँ, एक स्पोरोजीनस टिश्यू जो तुम्हारा है, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है। एक माइक्रोजीनस, बेसिकली एक माइक्रोजीनस टिश्यू तुम्हारा, इसी में ऐड कर रही हूँ मैं ताकि तुम पढ़ सको, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। क्या बनाता है, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है। कहानी समझ आई, जो कि आगे जाके क्या बनाएंगे, 4 पॉलन बनाएंगे। तो ये कहानी समझो कि तुम्हारा एक माइक्रोजीनस टिश्यू है जो कि क्या दे सकता है, 4 पॉलन दे सकता है। एक माइक्रोजीनस टिश्यू से क्या मिलेंगे आपको, 4 पॉलन मिलेंगे। यहीं पे लिखा होगा, लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि अनदर डेवलपमेंट क्या है, द सेल ऑफ माइक्रोजीनस टिश्यू के मियोटिक डिवीजन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मियोटिक डिवीजन करेंगे, एक सेल से 4 सेल बनकर आते हैं। तो वही वाली कहानी है, क्या कर रहे हैं, मियोटिक डिवीजन कर रहे हैं टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए। समझ में आई, ये चीज भी ले लिखी है, एक माइक्रोजीनस टिश्यू, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो कि आगे जाके क्या दे देंगे, वही तुम्हें 4 पॉलन, आगे जाके तुम्हें 4 पॉलन मिलेंगे। इतनी बात समझ में आई, आगे चलें। अब मैं वही बात करूँ, प्लॉइडी क्या होगी तुम्हारे टेट्राड की, प्लॉइडी क्या होगी तुम्हारे टेट्राड की, एम। क्योंकि कैसे होंगे, सारे हैप्लॉइड होते हैं। मियोटिक डिवीजन के पास जितने भी तुम्हें गैमीट मिलते हैं वो कैसे होते हैं, तुम्हारे हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं।
चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें, ईच सेल ऑफ माइक्रोजेनेसिस टिश्यू गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये वहीं पे लिख कर आए, वही चीज यहाँ पे है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो मैंने लिखवाया वही है। ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन, एक एक जो टेट्राड होगा उसमें से पोटेंशियल पॉलन बनेगा, और माइक्रो, या तो आप उसे पॉलन कह सकते हो, या माइक्रोस्पोर मदर सेल, या आप उसे पीएमसी कह सकते हो। क्या क्या कह सकते हो आप उसे? पॉलन कह सकते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रो है, मेगा नहीं है, माइक्रो छोटा, हमेशा मेल गैमेट अधिकतर मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसा होता है? छोटा होता है, तो अधिकतर मेल के लिए माइक्रो यूज होता है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ऐसे ही पीएमसी भी यूज कर सकते हो, क्या? पॉलन मदर सेल, आप ये टर्म भी यूज कर सकते हो। क्या होगा? म्योसिस होगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। क्या होगा तुम्हारे? समझो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन फ्रॉम द पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल से तुम्हारे पॉलन बनने की कंडीशन जो होती है किसके थ्रू होती है? म्योसिस के थ्रू होती है। म्योसिस, जिसको आप कहोगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर जेनेसिस, माइक्रो छोटा, स्पोर बना रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, जेनेसिस छोटा, स्पोर की फॉर्मेशन, माइक्रोजेनेसिस। द माइक्रोस्कोप एज दे फॉर्म्ड एन अरेंज्ड क्लस्टर ऑफ 4 सेल का क्लस्टर है, जिसे आप कहते हो माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, एंथर तुम्हारा मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट कर जाएगा, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन, जो कि आगे जाके क्या बन जाएंगे? पॉलन ग्रेन। इसका डायग्राम मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कैसा होगा। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन आर फॉर्म्ड। एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इतने सारे तुम्हें पॉलन ग्रेन मिलेंगे, कोई काउंटिंग नहीं है, अनगिनत तुम्हें क्या मिलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम में पॉलन ग्रेन मिलेंगे। क्या करते हैं? कब निकलते हैं? डाइसेंस जब होता है, बर्स्ट करता है, तो अब पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें पढ़नी है। पॉलन ग्रेन, अब ध्यान रखना, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। अब ध्यान रखना, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है आपका क्या? पॉलन ग्रेन। ध्यान रखना, मेल गैमेटोफाइट की बात हो रही है। इफ यू टच ओपन द एंथर ऑफ हिबिस्कस, अब तुम हिबिस्कस प्लांट को देख लो, तुम ऐसे देखोगे, ये ऐसे येलो येलो पार्ट निकालना, उसमें से ऐसे ऐसे करना, सारे पॉलन, इतने सारे पॉलन निकल कर आ जाएंगे तुम्हारी फिंगर पर। अब इसको किसी भी फ्लावर के ऊपर डाल देना, तुम्हारे ऊपर है, मजे करने हैं मजे करो, जो करना है करो, ठीक है। पॉलन ग्रेन और जनरली स्पेरिकल होते हैं, किनका? 25 से 50 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। हार्डेस्ट आउटर जो लेयर होती है वो एक्साइन होती है। जब कोई पूछे आपकी पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर कौन सी, तो आप क्या बोलोगे? एक्साइन होती है। क्यों होती है वो हार्डेस्ट? क्योंकि किससे बनी है? स्पोरोपोलिन से बनी है। क्या बताया मैंने? स्पोरोपोलिन। किससे बनता है स्पोरोपोलिन? कहाँ से मिलता है तुम्हें? टेपेटम से मिलता है, विच इज द वन मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। आज तक का मोस्ट रेजिस्टेंट मतलब हार्डेस्ट सब्सटेंस है तुम्हारा। अब विच, अब वो क्या क्या कर सकता है? हाई टेम्परेचर में भी रह सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड चाहे अल्कली हो चाहे कैसा भी हो, सब में वो रह सकता है, विदाउट कुछ भी करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितना ही ज़्यादा टेम्परेचर आ जाए, कितना ही ज़्यादा अल्कली नेचर हो, कितना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर हो। नो एंजाइम डेट डिग्रेड, आज तक कोई एंजाइम नहीं बनी है जो स्पोरोपोलिन को क्या कर सके? डिग्रेड कर सके। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जम पोर। अब बाहर जो तुम्हारी एक्साइन वॉल है उस पर तुम्हें एक जम पोर मिलेगा, जहाँ पे तुम्हें कभी भी स्पोरोपोलिन नहीं मिलेगी। स्ट्रक्चर के साथ सिखाऊंगी, वेट करो थोड़ा सा, पहले एनसीईआरटी पढ़ा लो, जहाँ पे आपको स्पोरोपोलिन क्या है? एब्सेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द, तुमसे पूछेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, इन विच एरिया द ऑफ द एग्जाइम वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? जम पोर होगा। पॉलन ग्रेन एज वेल प्रिजर्व एज फॉसिल की फॉर्म में भी हम इसे रख सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलिन। मैं अभी बताकर आई थी, एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग अरे पैटर्न एंड डिजाइन। हर किसी, अब पॉलन जो है तुम्हारा एक जैसा सेम तो नहीं होगा, हर किसी का अपना अपना डिफरेंशिएट अलग अलग तरह के तुम्हें मिलेंगे, समझ में आई। अब उसी के अंदर की एक वॉल होती है स्पोरोपोलिन, तुम्हारे स्पोरोपोलिन के तुम्हारे पॉलन की, तो उसका नाम क्या है? इंटाइन है। थिन कोटिंग है, कंटिन्यूअस लेयर है, मेड किससे बनी होती है? क्वेश्चन टू बी इम्पोर्टेंट, सेलुलोस और पेक्टिन से बनी हुई लेयर होती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी हुई है। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मेच्योर, पॉलन ग्रेन मेच्योर होने के बाद क्या करता है? वो 2 वेजिटेटिव सेल में बन जाएगा, एक जनरेटिव सेल बनेगा, एक वेजिटेटिव सेल बन जाएगा।
वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बिगर होता है और वही फूड रिजर्व करने का काम करता है, रेगुलर इरेगुलर शेप में होता है। जेनरेटिव की बात करूँ तो वो स्मॉल होता है, फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में। जैसे समुद्र में एक नौका दौड़ रही है या चल रही है, तैर रही है, तो वही इस तरह से कि आपका वेजिटेटिव एक ओशन की तरह है, उसमें एक नौका है तुम्हारी जेनरेटिव सेल, उसकी तरह होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बताना चाहती हूँ डायग्राम के थ्रू बताऊँ, मुझे स्लाइड्स ऐड करनी है जरा। चलो इस स्लाइड का काफ़ी है, चलो आगे चलते हैं। तुम्हें स्लाइड में अरे पेन क्यों नहीं आ रहा? आगे देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से स्टार्टिंग से करेंगे, जहाँ से पढ़ते हुए आए थे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की कहानी पढ़ी थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम पढ़कर आए थे, जो कि क्या है, माइक्रोस्पोर बनाएगा। क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर बनाता है। माइक्रोस्पोर क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? पॉलन जो बनने वाला है आगे। अब वहीं पे मैं बात करूँ तो कैसा होता है माइक्रोस्पोर? 2n इन नेचर होता है, मतलब हैप्लॉइड है, जिसको आप MMC कह सकते हो, PMC कह सकते हो। ये तुम्हारा डिप्लॉयड कंडीशन में है। कैसी कंडीशन में? डिप्लॉयड कंडीशन में। जब आप इसमें मियोसिस 1 कराओगे, क्या करा रहे हो? मियोसिस 1 करा रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाएंगे। हैप्लॉइड कंडीशन N N, ये दो तुम्हें मिले। अब दोबारा से मियोसिस होगी, क्योंकि तुमने देखा था मियोटिक कंडीशन होती है, तो तुम्हें पता है मियोसिस कैसे होती है, 1 में भी होती है मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब होगी तुम्हारी मियोसिस 2। जैसे ही मियोसिस 2 हो जाएगी तो तुम्हारे जो ये स्ट्रक्चर निकल कर आएगा वो टेट्राड बनकर आएगा। कैसा बनकर आएगा? टेट्राड बनकर आएगा, मतलब चारों के चारों एक साथ जुड़े हुए होंगे ऐसे। देख रहे हो दोनों, 1 2 3 4 टेट्राइड है, इसे आप क्या कहते हो? टेट्राड कहते हो। चारों के चारों एक साथ जुड़े हुए हैं। अब ये जो चीज जिससे ये जुड़े हुए हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, जिस चीज से ये जुड़े हुए हैं वो क्या है? तुम्हारी कैलोस है। जिस चीज से जो आपके चारों के चारों पोलन एक साथ जुड़े हुए हैं वो क्या है? तुम्हारी कैलोस है। क्या है? दिस इज व्हाट योर कैलोस। यहाँ पे तुम्हारी कैलोस एंजाइम तुम्हें देखने को मिलेगी। दिस इज व्हाट योर कैलोस। ये है कैलोस। आई होप येलो पेन तुम्हें दिख रहा हो, कैलोस है ये। अब यहीं पे, अब तुम्हें पता है तुम्हारा टेपेटम क्या बनाती है? एक तरह की एंजाइम बनाती है जिसका नाम है कैलेस। अब कैलेस का काम क्या है? कैलोस को डिग्रेड करना। स्पोरोपोलन जो तुम्हारी थी, टेपेटम ने तुम्हारी क्या बनाई? टेपेटम ने बनाई तुम्हारी कैलेस एंजाइम। कैलेस एंजाइम ने क्या करा? कैलेस एंजाइम आएगी, इसको डिग्रेड कर देगी। डिग्रेड कर देगी किसको? डिग्रेड कैलोस। कैलोस को ये क्या कर देगी? डिग्रेड कर देगी। जैसे ही कैलोस को डिग्रेड कर देगी तो ये चारों के चारों कैसे हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। चारों के चारों जो आपके पोलन तुम देख रहे हो वो अलग हो जाएंगे। अब पॉइंट टू बी नोटेड, अब ये तुम्हारे पोलन ऐसे हैं। अब जैसे ही इन पोलन मियोसिस कंप्लीट हो गई, अब क्या होगी? माइटोसिस होगी। अब क्या होगी? माइटोसिस होगी। जैसे ही माइटोसिस की प्रक्रिया तुम इस पे कराओगे तो तुम्हारा ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। देखो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, अब अलग अलग कलर से बनाऊंगी ताकि तुम्हें पता रहे कि मैंने क्या करा है। ये तुम्हारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है पोलन का। अब इसके ऊपर इंटाइन की लेयर लगी हुई है। दिस इज जो येलो ग्रीन कलर से जो मैं बना रही हूँ, दिस इज व्हाट योर इंटाइन। अब मैं वहीं पे एक लेयर बनाऊंगी ब्लू से, तो दिस इज व्हाट योर एक्साइन लेयर। ये क्या है? तुम्हारी एक्साइन लेयर है। डायग्राम थोड़ा उथल पुथल हो सकता है तो प्लीज गौर ना करें ज्यादा। दिस इज व्हाट योर एक्साइन लेयर। अब जहां पर एक्साइन एब्सेंट है वो कौन सी जगह हुई? उसको क्या कहोगे तुम? जंप पोर कहोगे। अब मैं जरा लेबलिंग कर दूं, लेबलिंग करने का वक्त आ गया है। समझो, ये तुम्हारा पोलन है, ठीक है। इसके अंदर क्या मिलेगा तुम्हें? साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या मिल रहा है तुम्हें? साइटोप्लाज्म। ये जो ग्रीन कलर की मैंने बनाई, दिस इज इंटाइन। इंटाइन किससे बनी हुई है तुम्हारी? सेलुलोज से और पेक्टिन से। किससे बनी है? सेलुलोज प्लस पेक्टिन से बनी है। वही मैं बात करूँ लास्ट वाली लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज व्हाट योर एक्साइन, एक्साइन लेयर है। अब मैं बोलूँ ये किससे बनी है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? स्पोरोपोलेनिन से बनी है। किससे बनी है? स्पोरोपोलेनिन नाम की चीज से बनी है। अब मैं वहीं बोलूँ जहां पर आपका स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट है, उस जगह को आप क्या कहोगे? ये जगह जो है आपकी जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट है, इसको तुम कहते हो जंप पोर। क्या कहोगे? जंप पोर। यहाँ पर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे तुम्हें अब्सेंट मिलेगा क्या? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन तुम्हें यहाँ पर क्या मिलेगा? अब्सेंट मिलेगा देखने को, यहाँ पे नहीं मिलता। अब पॉइंट ये है कि अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई ऐसा क्या है कि यहाँ पे जंप पोर आपका
क्या यहाँ पे जम्पोर में आपका स्पोरोपोलिन नहीं मिलता? एक टाइम होता है जब आपका पिस्टल, आपका जब स्टिग्मा और पिस्टल इंट्रैक्शन जो तुम्हारा, तुमने देखा होगा पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है, तो तुम्हें पता है एक पॉलन ट्यूब बनेगी आगे जाके। तो जो पॉलन ट्यूब बनती है, जो पॉलन ट्यूब बनकर आएगी, मैं इसी में बना दे रही हूँ, ठीक है। जो पॉलन ट्यूब तुम देखोगे बनकर आ रही है, तो वो इसी एरिया से निकलती हुई आएगी, इसी एरिया से वो पॉलन ट्यूब बनकर आती है। तो ये झुंझुनों जैसा स्ट्रक्चर जो तुम देख रहे हो, ये है तुम्हारा पॉलन ट्यूब का स्ट्रक्चर। ये क्या है? तुम्हारे पॉलन ट्यूब का स्ट्रक्चर। अब कोई तुमसे पूछे पॉलन ट्यूब किससे बनती है, तुम्हारा क्या आंसर होगा? इंटाइन से। किससे बनती है? इंटाइन से। अब तुमसे पूछे पॉलन ट्यूब और किससे बनती है, तुम्हारा क्या आंसर होगा? सेलुलोज प्लस पेक्टिन। कहानी समझ आई इतनी? कहानी समझ आई इतनी कि मैंने क्या बोला, पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमें करनी है, तो पहले हमने क्या लिया? एमएमसी लिया। मेयोसिस 1 कराई, 2 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आए। मेयोसिस 2 कराई, 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आए। चारों के चारों साथ में जुड़े हुए थे भाइयों की तरह एक साथ, तो उनका इकट्ठा स्ट्रक्चर था, तो उसे आपने टेट्राड कहा। किस हमने टेपेटम में तुम्हारी एक एंजाइम बनती है कैलिस एंजाइम, उसकी हेल्प से हमने कैलोस को डिग्रेड कर दिया, चारों के चारों अलग आ गए। माइटोसिस जैसे ही हमने कराई, माइटोसिस में हमने क्या क्या देखा कि उसके ऊपर क्या आ रही है? लेयर्स आ रही है। कौन कौन सी? एक्साइन की, इंटाइन की। इंटाइन बनती है सेलुलोज प्लस पेक्टिन से। वहीं मैं बात करूं एक्साइन की, तो एक्साइन किससे बन रही है? तुम्हारी स्पोरोपोलिन से। अब स्पोरोपोलिन तुम्हें एक जगह पे एब्सेंट मिलेगा। कौन सी जगह है जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट मिलेगा? जम्पोर। क्यों? क्योंकि जम्पोर से ही तुम्हारी आगे जाके क्या बनेगी? पॉलन ट्यूब आगे जाके बनेगी। इतनी कहानी समझ आई? अब मैं वहीं बात करूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे पॉलन का, तो पॉलन में माइटोसिस जो हुई, इसके अंदर तुमने देखा, यहाँ पे तुम्हारी एनसीईआरटी में बना हुआ है, पहले मैं खुद से बना देती हूँ। ये तुम्हारा पॉलन का स्ट्रक्चर है, एनलार्ज स्ट्रक्चर मान लो। तो इसके अंदर तुम देखोगे कि एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस तुम्हें मिलेगा देखने को, ये एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस मिलेगा। वहीं पे एक छोटा न्यूक्लियस तुम्हें देखने को मिलेगा, जो कि इधर उधर 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 घूम रहा होगा। यही स्ट्रक्चर है जो उन्होंने बोला था कि आपका क्या है? वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। एनसीईआरटी में दिखाती हूँ तुम्हारा। हाँ, ये देखो, ये तुम्हारा क्या है? पॉलन है, ये वैक्यूल है। यहाँ पे तुम देखो, ये वेजिटेटिव सेल क्या है? लार्ज सेल जो है, ये तुम्हारा क्या है? लार्ज सेल है। दिस इज व्हाट योर लार्ज सेल। इसमें क्या मिलेगा तुम्हें? फूड मिलेगा रखा हुआ, फूड रिजर्व मिलेगा यहाँ पे रखा हुआ। मैं वहीं बात करूँ जेनरेटिव सेल की, जो तुम्हारा जेनरेटिव सेल है वो कैसा होता है? स्मॉल होता है, स्मॉल होता है। यही वो सेल है जो आगे जाके मेल गमीटोफाइट बेसिकली, जो तुम्हारे पोलन को क्या करेगा? फर्टिलाइज कर, पोलन को कह रही हो, तुम्हारे जो फीमेल में ओव्यूल में जाएगा वो यही पार्ट जाएगा, इसी का न्यूक्लियस जाएगा, ठीक है। इट इज स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का होता है, पूछा जाता है कैसी शेप है? स्पिंडल शेप है, विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। 60% एंजियोस्पर्म। सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 60% हाईलाइटर ले लेती हूँ मैं, ऐसा करती हूँ। 60% तुम्हारे एंजियोस्पर्म है, पोलन स्टेज जो है, पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में गिरते हैं। वहीं पे जो बचे हुए 40% जो है वो 3 सेल स्टेज में गिरते हैं। मतलब क्या समझ आया? जो तुम्हारा पोलन है, पेन, जो तुम्हारा पोलन है ये 2 सेल स्टेज का है। दिस इज 2 सेल स्टेज, ठीक है, ये 2 सेल स्टेज है। आई होप तुम्हें येलो कलर दिख रहा होगा। ये 2 सेल स्टेज का स्ट्रक्चर है। ये 60% जो एंजियोस्पर्म है उसमें पोलन ग्रेन ऐसे शेड होता है। बट मैं वहीं बात करूँ, तुम्हारे 40% जो बचते हैं, ब्लू पेन ले लेती हूँ अगर नहीं दिख रहा हो तो, जो तुम्हारे 40% जो तुम्हारे बच रहे हैं, अब 40% बच रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा कि तुम्हारा ये है वेजिटेटिव सेल, जो तुम्हारा नीचे वाला सेल है वो 2 में बढ़ जाएगा। तो ये उसका न्यूक्लियस, ये उसका न्यूक्लियस। तो ये है आपका 3 सेल स्टेज। दिस इज व्हाट 3 सेल स्टेज। अधिकतर 60% केसेस में 2 सेल स्टेज में गिरेगा। वहीं पे मैं बात करूँ 40% में आपका 3 सेल स्टेज में आपका क्या होता है? पोलन शेड होता है हमेशा। कैसे? अब ये बोलो कि 3 सेल कैसे आ गए, तो इसमें भी दोबारा से माइटोसिस हुई। इसी में जब माइटोसिस होगी, इसमें जब माइटोसिस होगी तो आपका 3 सेल स्टेज में आपका बन जाता है। लिखा हुआ है, इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल माइटोटिकली गिव राइज टू 2 मेल गैमीट बिफोर पोलन ग्रेन शेड। कहानी समाप्त होती है यहाँ पे आपकी किसकी? पोलन ग्रेन की कहानी, जो तुम्हारी इसमें दी हुई है कि पोलन ग्रेन कैसे कैसे बनता है। अब मैं वही बात करूँ, पोलन ग्रेन की कुछ अच्छी बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। पोलन ग्रेन कुछ लोगों को एलर्जी भी देता है, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है तो सम एलर्जी देता है। जैसे कोई बात करूँ तो कैसी कैसी? सीवियर एलर्जी,
ब्रोंकाइल या जो तुम्हारी एप्लीकेशन होगी, दर्द होना शुरू हो जाता है, या मतलब ब्रोंकियोल्स में दिक्कत आती है। अधिकतर किस में आती है तुम्हें? जब तुम्हारे अस्थमेटिक डिजीज वाले होते हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। इसमें पार्थेनियम ग्रासेस की सबसे ज्यादा जो होती है, कैरोड ग्रास कह सकते हो, इंडिया में सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशन वही देता है आपको पोलन एलर्जी के लिए। अब वहीं पे मैं बात करूँ, ये तो एलर्जी की बात हो गई, दिस इज द होल पैरा फॉर द एलर्जी। अब मैं वही बात करूँ तो पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट भी देता है हमें। हम कभी कभी खाते हैं पोलन ग्रेन का फूड सप्लीमेंट में, हमें बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट के रूप में भी ये मिलता है, जिसे वेस्टर्न कंट्री में खाया जाता है, सिरप भी पिया जाता है इसका, मार्केट में अवेलेबल होता है। क्लेम अब इंक्रीज परफॉर्मेंस, एथलीट की परफॉर्मेंस और रेस की हॉर्सेज में बढ़ाने में मदद करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना। न्यूट्रिएंट में यूज होता है। अब पोलन का तुमसे पूछ लिया जाएगा कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, तो एलर्जी में आप वो बता सकते हो, और वहीं पे मैं बोलूँ न्यूट्रिशन में, तो आप बता सकते हो कि आपका ये यूज कहाँ करा जाता है। व्हेन द पोलन शेड, यहाँ से तुम्हारी एनसीईआरटी से लाइन पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ब्लू हाईलाइटर ले लेंगे। देखो पोलन ग्रेन, रेड लेना था मुझे, तो ब्लू लेना है। पोलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर लूज वायबिलिटी। अब तुम्हें पता है एक बंदा कोई भी है, या मतलब एक पोलन है, उसकी फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी कुछ टाइम तक ही रहेगी, गायब हो जाएगी कुछ टाइम बाद। तो ऐसा ही पोलन ग्रेन में होता है कि उसकी एबिलिटी जो है वो कुछ टाइम तक ही रहती है। जैसे तुम्हारी मैं बात करूँ, सम सीरियल सच एज राइस में, व्हीट में, पोलन ग्रेन में वो वायबिलिटी है 30 मिनट्स की। वहीं पे मैं बात करूँ तुम्हारी रोजेसी की, लेगुमिनेसी और सेलुलिनेसी की, तो उनकी मंथ तक चल सकती है। मतलब वो मंथ में कभी भी किसी भी स्टिग्मा पे जाकर रहेंगे तो क्या होगा, तभी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तभी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बट मैं वही बात करूँ किसके केस में, तुम्हारे सीरियल्स राइस के केस में, यदि वो 30 मिनट के अंदर पोलन किसी किसके ऊपर नहीं गिरा, स्टिग्मा के ऊपर, तो कोई आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कि आप क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हो। जब जैसे आप ह्यूमन का सीमन स्टोर करते हो, ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन मेल गमीट को आप स्टोर कर सकते हो ह्यूमन से केस में, तो फ्लावर के केस में भी आप कर सकते होगे। तो स्टोरिंग स्पर्म है, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस में आप स्टोर करते हो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा। बट मैं वही बात करूँ पोलन, तो आप क्या करते हो, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हो। क्या करते हो, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हो। इसमें क्या करोगे कि आप पोलन ग्रेन को क्या करोगे, इकट्ठा करके रख लोगे, पोलन ग्रेन को रिजर्व करके रख लोगे, संभाल के रख लोगे, प्रिजर्व करो। किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में। किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में। कितने डिग्री सेल्सियस पर, -196 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको रिजर्व करके रखोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, सालों सालों तक हम लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री पर हम इसे संभाल के रख सकते हैं। कहाँ पे रखते हैं हम इसे संभाल के, पोलन बैंक्स में। कहाँ पे रखते हैं, पोलन बैंक्स में रखते हैं, सीड बैंक्स में रखते हैं। अब जब भी हमें ब्रीडिंग करानी है क्रॉप की, तो अब हम क्या करेंगे, इनका यूज कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना मुझे लगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो बेझिझक आप कमेंट करें, आप पूछ सकते हैं मुझसे इन कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर द सेशन। आप मेरी क्लास में आए, आपने सेशन देखा, इतनी शिद्दत से इतनी देर तक बैठे, शुक्रिया। और कमेंट कर दे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो बाय 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 बाय, सायोनारा।